इस शख्स का नाम धर्मचंद है। इसका ताल्लुक भारतीय दहशत गर्दों के इस गिरोह से है जिसको भारतीय हुकूमत पाकिस्तान दुश्मन तंजीम राह ने तखरीब कारी की ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों को अंधाधुंध कत्ल करने, मस्जिदों, बस के अड्डों और दूसरी पब्लिक जगहों पर बमों के धमाके करने, मुख्तलिफ मजहबी फ़िरक़ों के रहनुमाओं और अहलकारों को हलाक करके मुसलमानों में दीनी इंतशार फैलाने और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए भेजा। जिस वैगन की तबाही में तुम्हारी बीवी हलाक हुई, इसमें बम इसी शख्स ने या इसके साथियों ने रखा था। मौका वारदात पर हमने इस गिरोह के दहशत गर्दों को पकड़ने की कोशिश की थी, मगर 2 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए और ये दहशतगर्द धर्मचंद पुलिस की गोलियां लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा। यहाँ सुल्तान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए भट्ट साहब ने सिलसिला कलाम जारी रखा और कहने लगे, अगर कल रात तुम इस दहशतगर्द को कत्ल करने का इरादा लेकर अस्पताल में ना आते और अगर आकर इसे कत्ल करके फरार होने में कामयाब भी हो जाते तो यकीन करो हम भारतीय तखरीब कारों को न सिर्फ गिरफ्तार करने बल्कि इनकी खुफिया तंजीम का सुराग लगाने और इसे तबाह करने के एक यकीनी मंसूबे से महरूम हो जाते। मैंने भट्ट साहब से कहा, आपने मामले को और ज़्यादा उलझा दिया है। मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि मुझे ये तस्वीर किस लिए दिखाई गई है और पुलिस ने मुझे यहाँ बेजा हिरासत में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, मैं अस्पताल में एक भारतीय दहशतगर्द को कत्ल करने का इरादा लेकर आया था और आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे आला कत्ल भी बरामद हो गया, लेकिन मैं पाकिस्तान के शहरी हूँ, मुझे अदालत पेश किया जाए और अपना वकील करने की इजाज़त दी जाए। मैं अभी तक इस सनसनीखेज मंसूबे से बेखबर था जिसे ये लोग पूरे का पूरा तैयार कर चुके थे और जिसका मरकजी किरदार मुझे अदा करना था। ये मंसूबा इस कदर ख़तरनाक था कि इस पर अमल करते हुए कदम ब कदम मेरी जान को ख़तरा था और इसी लर्ज़ा खेज़ मंसूबे को मेरी इस दास्तान की बुनियाद बनना था जो मैं पाकिस्तान की नई और पुरानी नस्ल को सुनाना चाहता हूँ। जब मैंने अपना चलान अदालत में पेश करने और अपना वकील करने की बात की तो सुल्तान साहब ने बड़े पुरसुकून अंदाज में मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ को अपने हाथ से थपथपाते हुए बड़े बरादराना लहजे में कहा, हैदर अली, तुम समझ लो कि तुम पर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी पुलिस ने तुम्हें इससे बरी कर दिया है। तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे तुम अस्पताल में दाखिल होते वक्त पुलिस के पकड़े जाने से पहले थे। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, अगर ये बात है तो फिर मुझे आप लोगों ने पुलिस की हिरासत में क्यों रखा हुआ है? मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने घर चला जाऊं। भट्ट साहब ने मेज़ पर कोहनियाँ निकाल दी और मेरी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा, बेशक तुम जिस वक्त चाहो अपने घर जा सकते हो, लेकिन प्यारे भाई इस बात को ज़रूर याद रखना कि अगर तुम अपने घर वापस चले गए तो पाकिस्तान के सर पर दहशतगर्दी की तलवार लटकती रहेगी और आइंदा पाकिस्तान में जो बेगुनाह लोग दहशतगर्दों के हाथों बमों के धमाकों और कलाशनकोफों की फायरिंग से हलाक हुए, इन्हें तुम बचा सकते थे मगर तुमने नहीं बचाया। मैंने हैरानी और ताज्जुब से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूँ? इन्हें बचाना तो पुलिस का काम है। सुल्तान साहब कहने लगे, पुलिस तो पूरी सरगर्मी के साथ अपने फ़राइज़ अदा कर रही है, लेकिन पुलिस दहशतगर्दी के जहरीले दरख्त की शाखें ही काट सकती है। इस दरख्त का तना पुलिस की पहुँच से बाहर है। तुम अगर चाहो तो तुम्हारी मदद से हम दहशतगर्दी का सिर्फ तना काट सकते हैं, बल्कि इसको जड़ से उखाड़ कर इस तखरीब कारी का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक आम सा शहरी हूँ। भट्ट साहब बोले, ये तुम्हें हम बता देंगे कि तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो। ये पुलिस की मदद का ही सवाल नहीं है, बल्कि वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम को बचाने का भी सवाल है। इन दहशतगर्दों के हाथों सिर्फ तुम्हारी बीवी ही हलाक नहीं हुई, कई और बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें हलाक हो चुकी हैं और आए दिन इन दहशतगर्दों की तखरीब कारी का निशाना बन रहे हैं। क्या तुम दहशतगर्दों के हाथों हलाक होने वाले दूसरे भाई बहनों का गम इसी तरह महसूस कर सकते हो जिस तरह तुमने अपनी बीवी की मौत का गम का महसूस किया है? क्या तुम दूसरे पाकिस्तानी बहन भाइयों के कत्ल का बदला लेने के लिए इसी तरह छुरी जेब में डालकर तखरीब कारों को कत्ल करने जा सकते हो जिस तरह धर्मचंद को कत्ल करने के इरादे से
छुरी नेफे में छुपाकर अस्पताल में दाखिल हुए थे। हमें तुम्हारा सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर तुमने हाँ कर दी तो हम अभी तुम्हें वो सारा मंसूबा बयान कर दें जो हमने तुम्हें देखने के बाद तैयार किया है। अगर तुमने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम यहीं से तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस तुम्हारे घर भेज देंगे। और यकीन करो कि इसके बाद पुलिस तुमसे किसी किस्म का कोई सरोकार, कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। और पुलिस के रोजनामते में अगर तुम्हारा नाम लिखा भी गया है तो उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा और तुम एक आज़ाद पाकिस्तानी की तरह अपनी मर्जी और आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकोगे। मैं सोच में पड़ गया। पाकिस्तान की सलामती की खातिर मैं एक बार तो क्या 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता था। और मैं भी दूसरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि मुल्क में तखरीब कारी और दहशतगर्दी के वाक़यात से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है बल्कि दूसरे ममालिक में इसकी साख भी गिरती जा रही है और कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं हो रहा और इस वजह से पाकिस्तान की मुआशरत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। अब अगर मेरी वजह से मुल्क में बकौल पुलिस अफसर सुल्तान साहब और भट्ट साहब के दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता था तो मैं कैसे इनकार कर सकता था। मैंने बड़े जज्बे के साथ कहा, मैं पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरी तरफ से हाँ समझिए और मुझे बताइए कि आपका मंसूबा क्या है और मुझे क्या करना होगा। पुलिस अफसर भट्ट साहब और सुल्तान साहब के चेहरे मुसर्रत से खिल गए। भट्ट साहब ने भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब इस फ़ोटो को एक बार फिर देखो। फ़ोटो मेरे सामने मेज़ पर पड़ी थी। मैंने इसे देखते हुए कहा, मैं साफ देख रहा हूँ कि इस इंडियन दहशतगर्द की शक्ल मुझसे बेहद मिलती है। सिर्फ बालों और नाक की ज़रा सी ऊपर को उठी हुई हड्डी का ही फ़र्क है। इसका माथा, कान, आंखें, गर्दन मेरे माथे, कान और आंखों जैसा है। मैं फ़ोटो से निगाहें उठाकर भट्ट साहब की तरफ देखा, लेकिन आपका मंसूबा क्या है और मुझे वतन पाकिस्तान की सलामती की खातिर क्या करना होगा। भट्ट साहब कहने लगे, तुम्हें इस आदमी की जगह भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद बनकर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाना होगा। इन दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर और तरबीती मरकज़ में जाना होगा और वहां रहकर ये राज मालूम करना होगा कि पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के ठिकाने कहां कहां पर हैं। और तुम्हारे लिए काम बड़ा आसान होगा क्योंकि तुम कोई भेस बदल कर नहीं जाओगे। तुम इन लोगों के तंजीम के एक रुकन दहशतगर्द धर्मचंद के रूप में ही जाओगे। वो लोग तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे क्योंकि वो तुम्हें अपना ही आदमी समझेंगे। मैंने कहा, लेकिन मेरी नाक इस भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की नाक से मुख्तलिफ है। वो लोग साफ पहचान जाएंगे कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ। सुल्तान साहब बोले, इसका हल भी हमने सोच रखा है। ये जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तुम्हारी नाक की जो ज़रा सी हड्डी ऊपर को उभरी हुई है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी। ये बड़ा मामूली सा ऑपरेशन होगा और तुम्हारी नाक हूबहू धर्मचंद की तरह बना दी जाएगी। तुम्हारे बाल भी मशीन के ज़रिए मुस्तकिल गुंगराले बना दिए जाएंगे। हैरानगी की बात है कि तुम्हारा रंग रूप और कदकाठ भी बिल्कुल धर्मचंद जैसा है। और हमें यह भी मालूम करके बेहद खुशी हुई थी कि तुम हिंदी ज़बान भी लिख पढ़ और बोल सकते हो। अपने आप को भारत का मुस्तकिल हिंदू शहरी साबित करने के लिए तुम्हारा हिंदी ज़बान बोलना, लिखना और पढ़ सकना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि धर्मचंद भारत के किस शहर में रहता है और वहाँ इसकी पाकिस्तान दुश्मन तंजीम का हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरे, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये धर्मचंद नामी दहशतगर्द जिसका रूप बदल कर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करूँगा, इसके माता पिता कौन हैं, भाई बहन कितने हैं, शादीशुदा है तो इसकी पत्नी का क्या नाम है, इसकी शक्ल सूरत क्या है, ये किस जगह मुलाजमत करता है, इसके दोस्त अहबाब कौन कौन हैं, ये सारी बातें मुझे कहाँ से मालूम होंगी। भट्ट साहब ने इसके जवाब में कहा, दहशतगर्द धर्मचंद को हमारे एक कांस्टेबल की फायर की हुई 3 गोलियां लगी थी। 2 गोलियां इसके पेट में से निकल गई थीं। एक गोली फेफड़ों में बाएं जानब लगी थी जो शाने की हड्डी से टकरा कर वहीं फंस गई थी। इस गोली को ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया, मगर पेट में लगी हुई गोलियों के जख्म बड़े मोहलिक मालूम हो रहे हैं। ये शख्स इसी वक्त से अस्पताल में बेहोश पड़ा है। अगर इसे होश आ गया तो इससे पूछताछ करके मालूम कर लेंगे कि वो भारत के किस शहर से आया था और वहाँ इसका घर और माँ बाप वगैरह कहाँ हैं। यह भी मुमकिन है कि वो हमारे आगे झूठ बोले और हमें अपने बारे में गलत बातें बताए। मैंने पूछा, आपको इसका नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान साहब ने कहा, हमने अस्पताल में इसके कपड़ों की तलाशी ली थी। इसके जेबों में से 50-60 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी निकली। सिगरेट का एक पैक निकला जिसमें से 3 सिगरेट गायब थे। एक माचिस थी। प्लाजा सिनेमा का एक आधा टिकट और कटा हुआ था, जिससे मालूम हुआ कि इसने रात का शो देखा था। हमें अभी तक यकीन था कि ये शख्स मुसलमान है।
और भारतीय तकरीब कारों के एजेंटों ने रुपए का लालच देकर इसके जरिए इंतहाई ताकतवर बम थैले में डालकर वैगन की पिछली सीट के नीचे रखवा दिया होगा। लेकिन इत्तेफाक से जब हम इसकी शलवार के नेफे को टटोल रहे थे तो हमें एक जगह से नेफा उभरा हुआ नजर आया। सुल्तान साहब ने कहा कि ज़रूर इस शख्स ने नेफे में 1000 रुपए का नोट मरोड़ बनाकर छुपाया होगा। मैंने नेफे को काटा तो अंदर से 1000 रुपए के नोट की बजाय तय किया हुआ कागज़ का एक पुर्जा निकला। हमने इसे खोला तो इस पर हिंदी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। हमने अपने एक हिंदी ज़बान के माहिर से वो रुक्का पढ़ाया तो मालूम हुआ कि यह दहशतगर्द हिंदू है और इसका नाम धर्मचंद है। इसके फ़ौरन बाद हमने इसका अंडरवेयर उतार कर देखा तो इसके खतने नहीं हुए थे, वो हिंदू था। इस रुक्का में क्या लिखा हुआ था? भट्ट साहब ने फाइल में से एक कागज़ का एक मुड़ा तड़ा पुर्जा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। तुम खुद पढ़ लो, तुम तो हिंदी लिख पढ़ सकते हो, बल्कि हमें भी पढ़ कर सुनाओ। शायद वो मेरा इम्तिहान लेना चाहते थे। मैंने रुक्के को हाथ में उठाया। हिंदी ज़बान में इसमें लिखा था, धर्मचंद अपनी शिव सेना का मेंबर है। ये मेरा ख़त ला रहा है। ख़त लाए तो इसको पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपये दे देना। याद रखो इसका नाम धर्मचंद है। विश्वास न आए तो इसकी कमर पर रीढ़ की हड्डी के पास अपनी शिवसेना का स्वातिका का निशान देख लेना। जब मैंने हिंदी ज़बान में लिखा हुआ रुक्का साफ साफ पढ़कर सुना दिया तो सुल्तान साहब और भट्ट साहब दोनों मुस्कुराए। सुल्तान साहब ने कहा, हमारे आदमी ने बिल्कुल यही तर्जमा करके बताया था। मैंने पूछा कि आप लोगों ने इस शख्स की कमर पर स्वातिका का निशान देखा था? भट्ट साहब बोले, ये कैसे हो सकता था कि हम ख़त में लिखा हुआ सुनकर भी ऐसा न करते। हमने इसी वक्त इसकी कमर को देखा। वहाँ बिल्कुल दरमियान में रीढ़ की हड्डी के पास स्वास्तिका का छोटा सा निशान गिदा हुआ था। ये जर्मनी की नाजी पार्टी का निशान था और अब भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना का भी यही निशान है। सुल्तान साहब कहने लगे, हम धर्मचंद के होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके होश में आने के बाद ही हम ये मालूम करने की कोशिश कर सकते हैं कि जिस शख्स के नाम हिंदी में ये रुक्का लिखा गया है वो पाकिस्तान में कहाँ रहता है। मैंने कहा, अगर धर्मचंद को होश ना आया और वो बेहोशी में ही मर गया तो फिर ये कैसे मालूम होगा कि भारत में इसे वापस किस जगह जाना था, और भारत में जहां इनके दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है वो जगह कहां पर है, और इस शख्स धर्मचंद के माता पिता बहन भाई पत्नी कहां रहती हैं। सुल्तान साहब ने गहरा सांस भरते हुए कहा, प्यारे भाई, ये तो फिर सब कुछ तुम्हें भारत में दाखिल होने के बाद खुद ही मालूम करना पड़ेगा। मैंने फ़ौरन कहा, अगर धर्मचंद अस्पताल में मर गया तो अखबारों में ये खबर छप जाएगी कि जिस दहशतगर्द को पुलिस ने ज़ख्मी हालत में पकड़ा था वो मर गया है। इसके साथियों को भी इस खबर से इसकी मौत का इल्म हो जाएगा और वो भारत में अपने हेडक्वार्टर को इतला कर देंगे कि धर्मचंद मर गया है। इसके बाद जब मैं धर्मचंद के रूप में इनके दरमियान जाऊंगा तो मेरा भांडा फूट जाएगा। भट्ट साहब बोले, हम खुफिया पुलिस वाले इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। हमने इसके बारे में भी सोच रखा है कि हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना होगा। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि धर्मचंद अस्पताल में मर जाता है तो हम सरकारी तौर पर इसकी मौत की खबर को बाहर नहीं निकलने देंगे और अखबार वालों और अस्पताल के मुतल्लिका डॉक्टरों से कह देंगे कि मुल्क की सलामती के पेश नज़र धर्मचंद की मौत की खबर को सीगा राज में रखा जाए। ये काम किस तरीके से करना है हम जानते हैं। हम धर्मचंद की लाश गुम कर देंगे और अखबारों में ये खबर छपवा देंगे कि जो दहशतगर्द धर्मचंद पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल में पुलिस की हिरासत में था, वो अस्पताल से फ़रार हो गया है और पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश में है। बल्कि हम धर्मचंद की फ़ोटो के साथ अखबारों में इश्तिहार भी छपवा देंगे कि ये भारतीय दहशतगर्द पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया है। जो कोई इसको पकड़ कर लाएगा या इसकी निशानदही करेगा इसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ये इश्तिहार खबर पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी धर्मचंद के साथियों तक पहुंच जाएगी और इन्हें यकीन होगा कि एक न एक दिन धर्मचंद इनके पास पहुंच जाएगा। चनाचा जब तुम बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में शिवसेना के हेडक्वार्टर पहुंचोगे तो तुम ही बयान दोगे कि तुम ज़ख्मी नहीं हुए थे, पुलिस ने ज़ख्मी होने की खबर गलत नशर की थी। पुलिस तुम्हें पकड़कर पूछताछ के लिए ले गई थी जहां तुम पर तशद्दुद किया गया था, मगर तुम फरार होने में कामयाब हो गए। ये मनसूबा बयान करने की हद तक बिल्कुल सही था, मगर अमली तौर पर यह एक गोरख धंधा था और बड़ा उलझा हुआ था। अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंच जाता हूं तो मेरा राज फाश हो जाने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता। मुझे पता ही नहीं था कि धर्मचंद किस सूबे का रहने वाला है। इसकी कद काठ और रंगत बता रही थी कि वो भारतीय पंजाब का बाशिंदा होगा। मैंने दोनों पुलिस अफसरान से आखिर में पूछा, अब जबकि मैंने आपके मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया है और मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सलामती की खातिर ये ख़तरनाक तरीन ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, तो बराह मेहरबानी मुझे घर जाने की इजाज़त दी जाए। भट्ट साहब बोले,
پیارے بھائی تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے، مگر تمہیں ایک باتوں کی بڑی سختی سے پابندی کرنی ہوگی، اور یہ سوچ کر اس پابندی کو اختیار کرنا ہوگا کہ تمہارے ملک قوم کی سلامتی اور عزت و آبرو کا معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کسی کو اس خفیہ منصوبے کی بھنک تک نہیں پڑنے دو گے۔ دوسرا یہ کہ جس جگہ تم اس وقت بیٹھے ہو اور جہاں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا گیا تھا، اس جگہ کے بارے میں بھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے ناک کی پلاسٹک سرجری کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے دوران اور پلاسٹک سرجری کے بعد ایک خفیہ مقام پر رہنا ہوگا، جہاں سوائے اس کے کہ تم ہمارے علاوہ کسی سے نہیں مل سکو گے۔ تمہیں وہاں زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہوں گی۔ یہ ایک ایسی پابندی ہوگی جو خود ساختہ ہوگی، اور جسے تم اپنے وطن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان دشمن بھارتی دہشت گردوں کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کرنے کی خاطر خود اور اپنے اوپر عائد کرو گے۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کر رہے، یہ معاملہ ہم نے تمہاری اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم اپنے وطن اور اپنے وطن میں بسنے والے کروڑوں فرزندان توحید کی سلامتی کے پیش نظر اس جہاد میں حصہ لینے کے تیار ہو تو یہ ہماری اور ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہوگی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے یقینی طور پر ایک کڑی آزمائش میں ڈالا، اور لیکن میں پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ ایک زندگی کے ساتھ ہی محبت کرنے والی بیوی زیب النساء تھی۔ دہشت گردوں نے اسے بھی زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے بٹ صاحب اور سلطان صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے وطن پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے اپنے بھائی بہنوں کی سلامتی کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ سلطان صاحب اور بٹ صاحب نے اٹھ کر مجھے باری باری گلے لگایا۔ سلطان صاحب کہنے لگے، بھارت کا بارڈر کراس کرنے سے پہلے تمہیں تھوڑی بہت کمانڈو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس ٹریننگ میں ہر قسم کا اسلحہ چلانے کی ٹریننگ ہوگی۔ کچھ ورزشوں اور 100 میٹر کی دوڑ سے تمہارے جسم کو تکلیفوں اور مشقتوں کا عادی بنایا جائے گا۔ خفیہ کوڈ سمجھایا جائے گا۔ سگنلز بھیجنے اور وصول کرنے کا مختصر سا کورس پڑھایا جائے گا تاکہ تم دشمن ملک سے ہمیں ضروری اشاروں کی زبان میں میسج کر سکو۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی ساری زندگی اور اپنا مستقبل اپنے ملک کے حوالے کر دیا۔ اب میرا ہر قدم پاکستان کی سلامتی، ترقی اور ملک سے بدامنی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی طرف اٹھے گا۔ بٹ صاحب اور سلطان صاحب نے بیک زبان میں کہا کہ ملک و ملت کو آپ جیسے ایسے محب وطن اور سرفروش جانبازوں کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں آدمی پولیس کے حساس ادارے کے خود بڑے جاں باز قسم کے افسر تھے اور پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ میرا مشن بے حد خطرناک تھا، لیکن یہ مشن ملک کی سلامتی کے لیے بے حد مفید اور ضروری تھا۔ میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد 1-2 دن کے لیے وہاں سے آ گیا۔ میں نے اپنے شو روم پر ایک پڑھا لکھا نوجوان ملازم رکھا ہوا تھا اور اسے کہا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ 3-4 مہینوں کا دورہ ہوگا۔ اگر مجھے اس سے زیادہ دیر لگ گئی تو پریشان نہ ہونا۔ اس نوجوان کا نام عبدالرشید تھا۔ میری طرح اس کا بھی آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس دوران میرا مکان خالی ہوگا، وہ میرے مکان پر رہنا شروع کر دے۔ چچا پہلے ہی مجھ سے ناراض تھا اور میری ان کی بول چال کسی وجہ سے بند تھی۔ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے اٹیچی کیس میں کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں اور اس ویران سی کوٹھی سے آ گیا جہاں سلطان صاحب اور بٹ صاحب نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا تھا۔ اسی رات وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اس خفیہ مقام پر لے گئے جہاں مجھے اپنے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے تک قیام کرنا تھا۔ یہ جگہ شہر سے باہر تھی۔ میں نہیں بتاؤں گا یہ کس مقام پر تھی۔ وہاں میرے لیے ایک بارک نما کمرہ تیار کروا دیا گیا تھا۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، کھیت بھی نہیں تھے۔ بنجر سا میدان چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ یہاں میرے لیے انتہائی سادگی کی شکل میں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ باورچی خانہ کچھ فاصلے پر تھا۔ وہاں کوئی اور ملازم بھی نہیں تھا۔ باورچی ہی صبح شام کھانا وغیرہ پکاتا اور مجھے کمرے میں دے جاتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا اور بہت کم بات کرتا تھا۔ یہاں آئے ہوئے مجھے 3 دن گزر گئے تو بٹ صاحب اور سلطان صاحب نے آ کر بتایا کہ مجھے آج رات کی فلائٹ سے کراچی جانا ہوگا جہاں میرے لیے ناک کی پلاسٹک سرجری ہوگی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں خود چاہتا تھا کہ پلاسٹک سرجری کے بعد میری شکل ہو بہو بھارتی دہشت گرد دھرم چند کی شکل ایسی ہی ہو جائے تاکہ میں اس کا روپ بدل کر دشمن کے گھر میں جا کر اس کے پاکستان دشمن منصوبوں کو خاک میں ملا سکوں۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں اپنے دشمن کے مورچوں میں جا رہا ہوں اور میرے زندہ واپس آنے کے بہت کم امید ہے، لیکن مجھے موت کا بالکل خوف نہیں تھا۔ ملک و ملت کی خاطر جان دینا ایک سعادت ہے۔ کراچی میں کئی روز تک میرے ناک کی پلاسٹک سرجری کا عمل جاری رہا۔ یہ کام بھی خفیہ طور پر ہو رہا تھا۔ جب سرجری کا مرحلہ طے ہو گیا تو مجھے آئینہ دکھایا گیا۔ میرے ناک کے اوپر کی جانب جو ہڈی اوپر کوبری ہوئی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔
اس کے بعد میرے بالوں کو جدید ٹیکنالوجی آلات کی مدد سے گھنگریالے بنا دیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ بال کم از کم 1 سال تک ایسے ہی رہیں گے، اس کے بعد ان کا گھنگریالہ پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تب میں دھرم چند کی حیثیت سے اگر بالوں کو منڈوا کر بھی دوں تو کسی کو شک نہیں پڑے گا۔ اب جب مجھے بٹ صاحب اور سلطان صاحب نے کراچی کے ہوٹل کے کمرے میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے دہشت گرد دھرم چند کا فوٹو دکھایا تو میں خود حیران رہ گیا۔ میری اور دھرم چند کی شکلوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ اب یہ معلوم کرنا بڑا ضروری تھا کہ بھارتی دہشت گرد دھرم چند کون ہے اور صوبے کس کا رہنے والا ہے، پنجابی بولتا ہے یا کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ ہسپتال میں ابھی تک کسی ہوش نہیں آیا تھا۔ جس خفیہ مقام پر میں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا وہاں میری کمانڈو ٹریننگ شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک نشانہ لگانے کی مشقیں ہونے لگیں، ہر قسم کا چھوٹا بڑا اسلحہ چلانے کی تربیت دی جانے لگی، ساتھ ساتھ جسمانی ورزش صبح و شام کرائی جاتی، میدان میں دوڑایا جاتا۔ پہلے میں میدان کا آدھا چکر لگانے کے بعد ہی تھک کر بیٹھ جاتا تھا اور میرا سانس پھول جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرا سانس پکا ہو گیا اور میں میدان کے 2-3 چکر لگانے لگا۔ اس دوران بٹ صاحب اور سلطان صاحب سے روزانہ ملاقات ہوتی۔ وہ عام طور پر شام کے وقت آتے، ایک روز آئے تو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا بھارتی دہشت گرد دھرم چند کو ہوش آ گیا ہے۔